वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग सॉलिड स्टेट के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आ गए हैं और टॉपिक है हमारा डिफेक्ट्स इन सॉलिड। यहाँ बहुत ही आसान टॉपिक है। इसमें हम लोगों को ये पता करना है, ये जानना है कि सॉलिड में किस किस तरीके इम्परफेक्शंस आ सकते हैं, किस किस तरीके के डिफेक्ट्स आ सकते हैं, उनको क्या कहा जाता है और क्या क्या रिजल्ट्स इससे मिलेंगे वो भी हम लोगों को जानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बात हम करेंगे डिफेक्ट में। जनरल दो डिफेक्ट के बारे में बात करूंगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर एक मैं क्रिस्टल बना रहा हूँ और ये एक हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड बनाया जिसमें एक रेगुलर अरेंजमेंट है, बिल्कुल रेगुलर अरेंजमेंट है। अब यहाँ पर डिफेक्ट ऐसा आ जाए कि ये जो पूरा का पूरा रो है, ये जो पूरा का पूरा रो है, ये पूरा का पूरा रो यहाँ से डिस्प्लेस हो जाए, पूरा ही पूरा लाइन डिस्प्लेस हो जाए। यहाँ से ये लाइन इधर से थोड़ा इधर चला जाए या इधर से इधर चला जाए। मैंने क्रिस्टल बनाया है जस्ट। तो अगर इस तरीके का डिफेक्ट किसी क्रिस्टल में आता है तो हम इसे कहते हैं लाइन डिफेक्ट। इन जनरल इसको क्या कहते हैं? लाइन डिफेक्ट। और क्या है, आप देखिए ये तो हो गया लाइन डिफेक्ट। और अगर इसमें ऐसा डिफेक्ट आए कि जैसे ये मैंने क्रिस्टल बनाया है, ये मैंने क्रिस्टल बनाया है और क्रिस्टल में मान लीजिए कि इस पर्टिकुलर पार्टिकल, ये जो पार्टिकल यहाँ पे दिख रहा है और ये पार्टिकल यहाँ दिख रहा है, यहाँ से एक पार्टिकल गायब हो गया। ठीक है, यहाँ से एक एटम मॉलिक्यूल आया, जो भी बोले आप, क्या हो गया? गायब हो गया। तो यहाँ पर ये एरिया हो गया वैकेंट, वैकेंट हो गया। तो इसे हम किस टाइप का डिफेक्ट बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। कैसा बोलते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट, क्योंकि एरिया वैकेंट हो गया पूरा। इसे हम क्या नाम देते हैं? वैकेंसी डिफेक्ट। ये दो तरीके से हो सकता है, या तो ये यहाँ से गायब ही हो जाए, ठीक है, या तो यहां से गायब हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि ये देखिए एक अरेंजमेंट है, ठीक है, और इसमें से क्या हो रहा है कि ये पार्टिकल यहां से आकर के सपोज इस वॉइड में बैठ गया, माने अपनी जगह से डिस्प्लेस हो गया, वो जाके वॉइड में बैठ गया। आपको बताया था वॉइड का दूसरा नाम इंटरस्टिशियन भी होता है। तो इसलिए हम इसे किस टाइप का डिफेक्ट बोलेंगे? इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, तो आपको इन जनरल मैंने तीन नाम बताए हैं। इसको मैंने लाइन डिफेक्ट कहा है और इन दोनों को हम रखेंगे पॉइंट डिफेक्ट की कैटेगरी में। इसमें पॉइंट डिफेक्ट की कैटेगरी में, इसलिए पॉइंट डिफेक्ट क्योंकि यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट के अगल बगल ये डिफेक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। रेगुलर पैटर्न खराब हो गया, तो जब रेगुलर पैटर्न खराब हो गया उसको क्या बोलते हैं? कि डिफेक्ट आ गया सॉलिड में, है ना। आसानी से देखिए, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ही सिंपल टॉपिक है। देन इसे हम कहेंगे लाइन डिफेक्ट जब एक पूरा रो डिस्प्लेस हो जाए यहाँ से, या एक पूरे रो के अलावा कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ डिफेक्ट आ जाए, तो हम कहेंगे लाइन डिफेक्ट। और जब एक पर्टिकुलर पार्टिकल के अगर बगल डिफेक्ट आएंगे तो हम उसे किस कैटेगरी में रखेंगे? पॉइंट डिफेक्ट की कैटेगरी में, जिसमें दो टाइप के डिफेक्ट आएंगे, वैकेंसी डिफेक्ट या फिर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी का मतलब है कि वो जगह पूरे तरीके से खाली हो जाएगा, और इंटरस्टिशियल का मतलब है कि वो जो पार्टिकल है वो जाके अपनी जगह से उठ के किसी और जगह पे जाके बैठ गया, तो भी इरेगुलर पैटर्न हो गया, तो डिफेक्ट इसे भी कहा जाएगा, लेकिन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये तो मैंने आपको इन जनरल बताया, जो कि सारे कंपाउंड्स के लिए यूज किया जाता है। तो हम क्या देते हैं आपको यहाँ पे? नॉन आयनिक कंपाउंड्स। किसके लिए यूज किया मैंने? नॉन आयनिक कंपाउंड्स के लिए यूज किया, ठीक है। अब आप देखिए, आज ये आयनिक कंपाउंड्स के लिए, तो अब हम लोग थोड़ा डिटेल करने वाले हैं इसका पॉइंट डिफेक्ट का, किसके अंदर? आयनिक कंपाउंड्स के अंदर। तो इसके पहले मैं आपको एक और चीज बताना चाहता हूं कि स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट, ये दो पॉइंट आपको मैं यहां पे बता रहा हूं, एक स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट और एक नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्री के बारे में आपको पता होगा कि ये जो है ना फॉर्मूला के बारे में बताता है, मतलब डिफेक्ट आने के बावजूद अगर फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आया, जो रियल फॉर्मूला है, तो हम ऐसे डिफेक्ट को किस कैटेगरी में रखेंगे? स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट की कैटेगरी। जैसे मान लीजिए कि Na+ और Cl- पहले सपोज ये जो क्रिस्टल हमारे पास है, इसमें मैं बना रहा हूं प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, और यहाँ पहले प्लस था, माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। मान लीजिए एक आयनिक कंपाउंड है, तो यहाँ से ये प्लस वाला गायब हो गया, अगर प्लस वाला अगर गायब हो गया और एक माइनस वाला भी गायब हो गया,
तो आप इसको ध्यान से देखिए कि अभी जितने पॉजिटिव चार्ज बचे हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज भी बचे हुए हैं। पहले कितने पॉजिटिव थे? 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव। तो हम ये कह रहे हैं कि पॉजिटिव चार्ज पहले जितना था 6 और नेगेटिव भी कितना था 6, लेकिन डिफेक्ट आने के बाद क्या हुआ? एक पॉजिटिव गायब और एक नेगेटिव गायब। तो अभी भी रेशियो कैसा है? 5:5 का, मतलब अभी भी रेशियो बैलेंस है। तो जब किसी का फॉर्मूला नहीं बदलता है तो हम उसे क्या कहते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। एग्जांपल के लिए आप इसको ऐसे देखिए, आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल देते हैं, Na+Cl- Na+Cl-, Cl- Na+Cl-, Na+Cl-, मान लीजिए ये एक सोडियम क्लोराइड का लैटिस है समझने के लिए, और इसमें ना एक डिफेक्ट आ गया। डिफेक्ट किस टाइप का? वैकेंसी डिफेक्ट आ गया। ठीक है, वैकेंसी टाइप का डिफेक्ट आ गया, और ये सोडियम आयन यहां से गायब और एक क्लोराइड आयन भी यहां से गायब। ये वैकेंट हो गया और ये भी वैकेंट हो गया। किस टाइप का डिफेक्ट हो गया? वैकेंसी डिफेक्ट, है ना। तो आप ये नोटिस करें कि पहले Na+ कितना था और Cl- कितना था? इसका 6:6 था। देखिए मैंने समझाने के लिए 6 लिया, 6 तो रहेंगे, करोड़ों होंगे तब एक जगह एक कंपाउंड बनेगा। Na 6 टाइम्स था, Cl भी 6 टाइम्स था। अब Na कितना बार है? 5 टाइम्स, और Cl भी कितना बार है? 5 टाइम्स। मतलब अभी भी रेशियो कैसा है? 1:1। पहले भी कैसा था? 1:1। तो अभी भी फॉर्मूला कैसा रहेगा? NaCl ही रहेगा, मतलब फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आया। तो ऐसे डिफेक्ट को किस डिफेक्ट की कैटेगरी में आप रखोगे? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की कैटेगरी में रखेंगे। समझ पा रहे हैं? जिससे फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आता उसे हम किस कैटेगरी में रखते हैं? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट की कैटेगरी में रखते हैं। ओके, तो अब आपको इसी के बारे में आगे बताते हैं। ये जो डिफेक्ट आप देख रहे हैं आयनिक कंपाउंड के अंदर आया हुआ डिफेक्ट है। किस टाइप का डिफेक्ट है? वैकेंसी टाइप का, लेकिन इसका एक पर्टिकुलर नाम है। नाम लिखा मैंने यहाँ पे, शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या पढ़ते हैं? शॉर्टकी डिफेक्ट। क्यों? क्योंकि इस डिफेक्ट को जिसने खोजा था उनका नाम था, ये साइंटिस्ट का, तो इसलिए उनके नाम को थोड़ी वैल्यू दी जा रही है। तो क्या है शॉर्टकी डिफेक्ट? शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या होता है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट। बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शॉर्टकी डिफेक्ट में क्या देखने को मिलता है। सबसे पहले शॉर्टकी डिफेक्ट आयनिक कंपाउंड्स के अंदर पाया गया। आयनिक के कंपाउंड के अंदर ये किस टाइप का डिफेक्ट है? वैकेंसी टाइप का डिफेक्ट है, जिसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायन और एनायन अपने लैटिस साइड से मिसप्लेस हो जाते हैं, निकल जाते हैं, वैकेंट हो जाता है वो एरिया। तो उस डिफेक्ट को हम क्या नाम देंगे? शॉर्टकी डिफेक्ट नाम देंगे। समझ रहे हैं आप बात को? तो यहाँ पर शॉर्टकी डिफेक्ट के अंदर क्या है कि इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एनायन अपनी जगह से हट जाते हैं। अब आपको मैं एक इंटरस्टिशियल डिफेक्ट दिखाता हूँ, दोनों का कंपैरिजन आपको समझाऊंगा ताकि चीजें आपको आसानी से याद हो जाएं। तो चलिए मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। सबसे पहले डिफेक्ट मैंने आपको बताया, दो टाइप के डिफेक्ट हैं, एक लाइन डिफेक्ट और एक पॉइंट डिफेक्ट। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको पॉइंट डिफेक्ट के अंदर क्या नाम लिया? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट वो डिफेक्ट है जिसके आने के बाद भी फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं होता। कैसे नहीं होता? मैंने आपको बताया कि रेशियो अभी भी बैलेंस है 1:1 का, मतलब फॉर्मूला अभी भी क्या होगा? NaCl होगा। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का एग्जांपल भी आपको दिखाएंगे समय आने पे, पहले आप स्टोइकियोमेट्री को ध्यान से समझिए। अब स्टोइकियोमेट्री में जो मैंने आपको पहला डिफेक्ट कहा, या पॉइंट डिफेक्ट के अंदर जो पहला डिफेक्ट कहा आयनिक कंपाउंड्स के लिए, दैट इज शॉर्टकी डिफेक्ट। क्या होता है इसमें? इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड आयंस आर मिसिंग फ्रॉम इट्स लैटिस साइट। ये अब अरेंजमेंट खराब हो गया तो हम कह सकते हैं कि सॉलिड में डिफेक्ट आ गया है। ठीक है, एक और डिफेक्ट आपको बताते हैं, इसको हम हटाते हैं यहाँ। ये वैकेंसी और इंटरस्टिशियल जो था ना, ये रेगुलर माने कि ये नॉन आयनिक कंपाउंड्स के लिए भी समझ में आपको आ जाना चाहिए, और आयनिक के लिए आपको अलग से बता रहा है। अब एक डिफेक्ट आप ये देखिए, मान लीजिए यहां पर हमने बनाया Ag प्लस I माइनस Ag प्लस I माइनस I माइनस Ag प्लस I माइनस Ag प्लस Ag प्लस I माइनस Ag प्लस I माइनस। ये AgI का सिल्वर आयोडाइड का
लैटिस बनाया मैंने, ये भी एक आयनिक कंपाउंड है। अब इसमें क्या हुआ देखिए, इसमें क्या डिफरेंस है कि जो सिल्वर आयन है उसका साइज बहुत छोटा है आयोडीन के कंपैरिजन में। आपको पता होगा कि आयोडीन IF7 कंपाउंड बनाता है, क्योंकि आयोडीन का साइज बहुत बड़ा होता है, इसलिए 7 क्लोराइड फ्लोरीन इस पे लग सकते हैं, IF7 बनता है। Ag+ अपनी जगह से उठ करके, और मान लीजिए अलग कलर से लिख दो, देखिए यहां पर आकर के Ag+ बैठ गया, वॉइड में आके बैठ गया। तो जैसे मैंने यहां बनाया तो आपको ये समझ में आ रहा होगा कि ये इंटरस्टिशियल टाइप का डिफेक्ट है, क्योंकि यहां पर आके इंटरस्टिशियल में बैठ गया है अपना पॉजिटिव चार्ज कैटायन। तो ऐसे डिफेक्ट को जिसने ढूंढा उनका भी नाम ले लेते हैं फ्रैंकल डिफेक्ट। क्या नाम है? फ्रैंकल डिफेक्ट। इसका नाम, शॉर्टकी डिफेक्ट का नाम फ्रैंकल डिफेक्ट। मतलब इसमें क्या होता है कि जो कैटायन है वो अपने लैटिस साइड से हट करके वॉइड में जाके बैठ गया। कहां जाके बैठ गया? इंटरस्टिशियल टाइप, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट टाइप, क्योंकि ये वॉइड में जाके बैठ गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इक्वल नंबर ऑफ कैटायन है, अपने जगह से हट गए, गायब हो गए, वैकेंट हो गया, तो वैकेंसी टाइप डिफेक्ट है, और ये इंटरस्टिशियल टाइप डिफेक्ट है। अब सवाल है कि ये शॉर्टकी डिफेक्ट कैसे आयनिक कंपाउंड्स में मिलता है, फ्रैंकल डिफेक्ट कैसे आयनिक कंपाउंड्स में मिलता है, ये भी आपको बताते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। शॉर्टकी डिफेक्ट जो है वो ऐसे कंपाउंड में मिलता है, साइज ऑफ एनायन is almost similar to size of cation। मतलब यहां पर कैटायन और एनायन का जो साइज होता है वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के बराबर होता है, जैसे NaCl, जैसे KCl। एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आपको बता रहे हैं, AgBr। ये एग्जांपल यहां पर भी होगा और ये एग्जांपल यहां पर भी होगा। इस कंपाउंड में, इस आयनिक कंपाउंड में दोनों टाइप के डिफेक्ट्स देखने को मिले हैं। AgBr में शॉर्टकी डिफेक्ट भी देखने को मिला, फ्रैंकल, ये कॉमन एग्जांपल है दोनों का। इस टाइप के डिफेक्ट कहां मिलेंगे? जहां पर साइज ऑफ एनायन इज ग्रेटर इन कंपैरिजन टू साइज ऑफ कैटायन। कैटायन का साइज एनायन के साइज से थोड़ा बड़ा होगा, तभी तो कैटायन जाकर के वॉइड में बैठेगा, क्योंकि उसका साइज छोटा है। समझ पा रहे हैं आप बात को? तो इसलिए ये जो फ्रैंकल डिफेक्ट है वो ऐसे कंपाउंड्स में मिलता है, यानी कंपाउंड्स में जिनमें एनायन का साइज कैटायन के साइज से बड़ा होगा। और ये कहां पर मिलेगा? जहां पर एनायन का साइज लगभग कैटायन के साइज के बराबर होगा। तो आप समझ गए शॉर्टकी डिफेक्ट क्या है, फ्रैंकल डिफेक्ट क्या है। इन दोनों में से किसी में भी आप नोटिस करेंगे फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आ रहा। जितना NaCl पहले था, रेशियो की अगर बात करें तो अगर पहले 6:6 था, मैंने 6 पॉजिटिव चार्ज 6 नेगेटिव चार्ज, तो अभी 5 पॉजिटिव है 5 नेगेटिव है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिल्कुल मेंटेन्ड है और फॉर्मूला में भी कोई चेंज नहीं आ रहा है। ठीक, देन अगर आप यहाँ आते हैं तो यहाँ पर भी आप देखेंगे पॉजिटिव चार्ज अपनी जगह से हट तो गया, लेकिन अभी भी उसी लैटिस के अंदर है, मतलब अभी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिल्कुल मेंटेन्ड है और फॉर्मूला में भी कोई चेंज नहीं आएगा। तो स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट है, ये भी स्टोइकियोमेट्री टाइप का डिफेक्ट है ना। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम बात करेंगे डेंसिटी। ये सोचना है आपको कि डेंसिटी शॉर्टकी के समय चेंज होगा या फ्रैंकल के टाइम पे चेंज होगा, और अगर चेंज होगा तो क्यों होगा। तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास पर यूनिट वॉल्यूम होता है ना। आप सोच के देखो, वॉल्यूम इसका जितना पहले था अभी भी उतना ही है, जितना वॉल्यूम पहले था अभी भी उतना ही है, लेकिन मास में चेंज आया कि नहीं आया? मास में चेंज आया कि नहीं आया? यूं समझो कि 2 पार्टिकल यहां से गायब हो गए, 2 आयंस यहां से निकल के बाहर चले गए, तो इसका मास कम हो गया है ना। और अगर मास कम हो गया तो डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। पर यूनिट वॉल्यूम का जो मास होगा डेंसिटी होगी, तो यहाँ तो पर यूनिट वॉल्यूम में मास कम हो गया, इसलिए डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? कम। यहाँ पर क्या हुआ? बाहर चला गया क्या पॉजिटिव चार्ज? नहीं, अभी भी अंदर प्रेजेंट है। वॉल्यूम तो उतना ही है, मास भी उतना ही है, क्योंकि निकल के बाहर नहीं है। ठीक वैसे ही जैसे अगर हमारी बॉडी में मान लो कि अगर हम लोग सपोज गिर गए और हमारा दांत टूट गया और अंदर ही रह गया, तो कौन सा डिफेक्ट आया? फ्रैंकल डिफेक्ट। और अगर दांत टूट के बाहर चला गया हमारी बॉडी से, तो हमारे मास में कुछ ना कुछ तो कमी आएगी ना।
दैट इज केस ऑफ शॉर्टकी डिफेक्ट। समझ रहे हैं बात को आप? तो बस कॉमिक सेंस में ऐसा बात कहा। तो ये जो है शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के बीच में बेसिक क्या डिफरेंस है, इसकी जो इसमें जो डेंसिटी होगी वो डेंसिटी कम हो जाएगी, है ना, और इसमें डेंसिटी जो होगा वो डेंसिटी क्या रहेगा, एज यूजुअल, जैसा था वैसा ही रहेगा। तो शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट में इतना ही टॉपिक हमारे पास था आपके लिए, आप इसको अच्छे से पढ़ें। अभी हम लोग बात करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट पे और उसमें भी देखेंगे क्या क्या बातें आएंगी, लेकिन पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक बार आप कम से कम नोट्स पीडीएफ को जरूर पढ़िए इतना समझने के बाद, फिर आप अगला टॉपिक देखिए। चलिए, आई होप आपने एक बार पढ़ लिया होगा स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। सबसे पहले आपको क्या क्या बताया, लाइन डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, ठीक है। पॉइंट डिफेक्ट में आपको दिखाया वॉइस वैकेंसी और इंटरस्टिशियल। देन आपको ये बताया कि आयनिक कंपाउंड्स के अंदर हमने बात की दो टाइप की, स्टोइकियोमेट्री, नॉन स्टोइकियोमेट्री। अभी आएंगे नॉन स्टोइकियोमेट्री पे। स्टोइकियोमेट्री जहां पर आइडियल फॉर्मूला में कोई चेंज नहीं आया बिल्कुल भी डिफेक्ट आने के बाद। टाइप में क्या बताया, शॉर्टकी और फ्रैंकल, उसके भी डिटेल मैंने आपको बताया। अब चलते हैं नॉन स्टोइकियोमेट्री की तरफ। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, इसमें क्या होगा, चेंज इन आइडियल केमिकल फॉर्मूला। जो आइडियल केमिकल फॉर्मूला है उसी में चेंज आ जाएगा। जैसे मान लीजिए कि पहले आयरन ऑक्साइड आपके पास FeO, तो आप ये समझ रहे हैं कि 1:1 का रेशियो है, जितना आयरन उतना ऑक्सीजन, तभी तो ये फॉर्मूला बन रहा है ना। और जैसा कि हमें पता है कि आयरन +2 है और ऑक्साइड -2 है, तो रेशियो कैसा है इसका, 1:1 का, तभी तो फॉर्मूला FeO का बन रहा है। लेकिन मान लीजिए कुछ ऐसा डिफेक्ट आ जाए कि उसमें आयरन कम हो जाए, आयरन की थोड़ी कमी हो जाए, तो मान लीजिए इसको मैं 100 लिख रहा हूँ। अब क्या हुआ, आयरन जो है, आयरन कम होकर के इसके 98 आयंस हो गए और ये अभी भी 100 है, ये अभी भी 100 है, ठीक है। तो आप अगर इसको नॉर्मली 1 लिखना चाहते हैं तो इसको आप 0.98 लिखेंगे, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 0.98O, ये फॉर्मूला मेरा बन जाएगा। अगर आयरन के आयंस कम हो गए किसी डिफेक्ट के कारण, तो उसके फॉर्मूला में चेंज आ गया। जो उसका जनरल केमिकल फॉर्मूला वो तो FeO है, लेकिन अब मैंने फॉर्मूला क्या लिखा, Fe 0.98O, मतलब आयरन पहले से अब कम हो गया। तो अगर डिफेक्ट आने के बाद जो जनरल केमिकल फॉर्मूला है उसमें अगर चेंज आ जाएगा, तो फिर ऐसे डिफेक्ट को किस कैटेगरी में रखेंगे हम, नॉन स्टोइकियोमेट्री, मतलब इसने सॉलिड सब्सटेंस के स्टोइकियोमेट्री में चेंज ला दिया, ठीक है। चलिए इसके टाइप देख लिए जाए। सबसे पहला टाइप इसका जो है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, नाम से पता चल रहा है एक्सेस होने वाला है। कौन होने वाला है, मेटल, मतलब मेटल ज्यादा होने वाला है, ठीक है। कैसे मेटल ज्यादा होगा, इसके लिए ना एक एग्जांपल के थ्रू आपको लेके चलते हैं, आप उससे समझिए बात। जैसे मान लीजिए कि ये सोडियम क्लोराइड का मैंने यहाँ क्रिस्टल बना दिया, एग्जांपल के थ्रू बात करेंगे। सोडियम क्लोराइड का मैंने बना दिया यहाँ पे क्रिस्टल, ठीक है। जब सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल को सोडियम वेपर के प्रेजेंस में, किसके वेपर में, सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हम हीट करते हैं, यहां लिखते हैं सोडियम क्लोराइड को हमने सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट किया, तो डिफेक्ट आ गया, तो इसमें क्या आ जाएगा, डिफेक्ट आ जाएगा। और पहले इसका कलर अगर व्हाइट था, अब इसका कलर चेंज होकर क्या हो जाएगा, येलोइश, लाइट येलो कलर हो जाएगा। क्यों हुआ ये सब, क्या हुआ इसमें, वो सब आपको बताते हैं। डिफेक्ट आने के बाद कैसे डिफेक्ट आया, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को हमने सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट किया, तो ये सोडियम जो है ब्रेक हुआ, क्या बनाया, Na जो है वो बन गया Na+, और इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया जब हीट किया हमने इसको। तो अब ये जो Na+ है, ये Na+ जो है इस Cl- को बाहर बुलाएगा, और ये Cl- के पास चला गया बाहर, तो क्या बना लिया इन दोनों ने मिलकर के, Na+ और Cl- ने मिलकर बाहर क्या बना लिया, NaCl।
और ये इलेक्ट्रॉन जो है यहां पर आके बैठ गया, वैकेंट हुआ, लेकिन यहां कौन आके बैठ गया? इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन आके बैठ गया तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी क्या मेंटेन, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। लेकिन NaCl जो पहले था, क्या वो कंडक्टर का काम कर रहा था? बिल्कुल नहीं, बिकॉज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव। लेकिन अब यहां इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया है, तो अब ये काम कैसा करेगा? अ लिटिल बिट कंडक्टर। अब ये कैसा काम करने लगेगा? कंडक्टर की तरह। देखिए डिफेक्ट आने के बाद क्या क्या हो रहा है वही बता रहे हैं आपको। कैसे डिफेक्ट आया? तो हमने सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल को सोडियम वेपर के प्रेजेंस में हीट किया, क्लोराइड आयन बाहर गया और इलेक्ट्रॉन उसकी जगह आके बैठ गया। इलेक्ट्रॉन के आने के कारण इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी मेंटेन है, बिकॉज जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज, है ना। दूसरी तरफ क्या बता रहे हैं आपको कि अब यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, और फ्री इलेक्ट्रॉन दिखने का मतलब है कि अब कंडक्टेंस थोड़ा मोड़ा इसके अंदर आ गया है। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो सकता है ना। दूसरी तरफ आप एक और चीज नोटिस करें अब यहाँ पे कि Na+ और Cl- पहले था 6 और 6। पहले Na+ कितना था? 6। Cl- भी कितना था? 6। अब कितना है? Na+ तो 6 है, लेकिन Cl- कितना है? 5। जरा ध्यान से देखिए, क्या अभी भी 1:1 का रेशियो है क्या अभी भी फॉर्मूला NaCl ही रहेगा? नहीं। अब जो क्लोरीन है, जो क्लोराइड है, उसका परसेंटेज अब कम हो गया, है ना। तो अब फॉर्मूला में चेंज आ जाएगा, और अगर फॉर्मूला में चेंज आ जाएगा तो किस टाइप के डिफेक्ट में आएगा? नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट के अंदर आ जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? बहुत ही सिंपल है, इतना आसान है कि आप एक बार ध्यान से पढ़ लेंगे, याद हो जाएगा कि यहाँ पर क्लोराइड आयन बाहर गया, इलेक्ट्रॉन आके बैठा, और इलेक्ट्रॉन के बैठने के बाद वही दो चीजें हुई, इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी मेंटेन रह गई, लेकिन अब थोड़ा कंडक्टर का काम करने लगा, और क्लोरीन के चले जाने के कारण रेशियो खराब हुआ। रेशियो खराब हुआ मतलब फॉर्मूला भी खराब हो गया, और फॉर्मूला खराब होने का मतलब जनरल केमिकल फॉर्मूला नहीं रहा, इसका मतलब है कि अभी नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट की कैटेगरी में आ गया। अब यहाँ नाम मेटल एक्सेस क्यों दिया? अब देखिए कि मेटल आयन ज्यादा नहीं हो गया, कंपैरेटिव टू क्लोराइड आयन मेटल आयन ज्यादा है, इसलिए इस डिफेक्ट का नाम क्या है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ठीक है, क्या नाम है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट। अब मैं बात कर रहा हूं यहाँ कलर की, मैंने बात की कि इस जगह इलेक्ट्रॉन आने के कारण इसका कलर भी चेंज हो गया। जर्मन वर्ड है हमारे पास फार्बेनजेंटर, स्पेलिंग वगैरह देख लेना अपना, जिसको हम लोग एफ सेंटर के नाम से जानते हैं। फार्बेनजेंटर एक्चुअली में जर्मन में कलर सेंटर को कहा जाता है। तो यहां पर इस इलेक्ट्रॉन के आने के कारण इसका कलर में चेंज आ गया, मतलब व्हाइट से लाइट येलो हो गया, है ना। तो लाइट येलो हुआ और यहाँ कलर का चेंज हुआ, इसलिए इस सेंटर को क्या कहा जाता है? एफ सेंटर कहा जाता है। मतलब जिस पर्टिकुलर पॉइंट के कारण, जिस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के आने के कारण जो हमारा आयनिक सॉलिड उसका कलर चेंज हो गया, और कलर चेंज हो गया तो हम इस सेंटर को क्या कहते हैं? एफ सेंटर बोलते हैं। मेटल एक्सेस क्यों कहते हैं वो भी आपको समझ में आ गया। इसके आने से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन रहेगी, लेकिन कंडक्टेंस बढ़ जाएगा, कंडक्टर काम करने लगेगा, फॉर्मूला गड़बड़ हो जाएगा। नॉन स्टोइकियोमेट्री क्यों है ये भी आप समझ गए। लास्ट फार्बेनजेंटर क्या है या एफ सेंटर क्या है? तो एफ सेंटर इसलिए कहा गया क्योंकि इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के कारण इस सब्सटेंस के, इस आयनिक कंपाउंड के कलर में चेंज आ गया, और कलर में चेंज आया, और कलर को जर्मन, कलर सेंटर को जर्मन में फार्बेनजेंटर बोला जाता है, जिसको इन शॉर्ट हमारे इसमें क्या यूज किया गया है? एफ सेंटर यूज किया गया। क्लियर है? अब हम लोग चलते हैं इसके अगले टॉपिक की तरफ, जो कि है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, और इसका एक और छोटा सा पॉइंट होगा इंप्योरिटी डिफेक्ट, हमारा डिफेक्ट ऑफ सॉलिड कंप्लीट हो जाएगा। तो आप पहले इसको नोट कीजिए, हम लोग अगला पॉइंट लेते हैं। ठीक है, चलिए डेफिनेटली आपने नॉन स्टोइकियोमेट्री के अंदर मेटल एक्सेस डिफेक्ट आपने पढ़ लिया होगा एक बार। तो जब भी इस तरीके का हम लोग कर रहे हैं, आप उस टॉपिक को एक बार जरूर पढ़िए, क्योंकि खुद से पढ़ेंगे तो आप देखेंगे और क्या क्या चीजें वहां लिखी है। अब हम लोग चलते हैं इसी के दूसरे पॉइंट की तरफ, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नाम से पता चल रहा होगा इस बार क्या डेफिशिएंट होने वाला है, क्या कम होने वाला है? तो मेटल कम होने वाला है। देखिए ये डिफेक्ट कैसा है, इसको भी एग्जांपल से देखिए। जैसे कॉपर प्लस Br माइनस Cu प्लस Br माइनस, Br माइनस कॉपर प्लस, एक क्रिस्टल बना रहे हैं,
क्रिस्टल बनाया हमने। अब इस सॉलिड में आ गया डिफेक्ट, और डिफेक्ट में क्या हुआ कि दो कॉपर प्लस आयन जो है ना वो यहां से गायब हो गए, दो कॉपर प्लस आयन यहां से वैकेंट हो गए। और हमें पता है कि कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी होता है और +2 भी होता है। ऑक्सीडेशन स्टेट +1 वाला भी कॉपर होता है, +2 वाला भी कॉपर होता है। तो इन दोनों कॉपर प्लस के हटने के बाद एक कॉपर +2 आयन यहां पे मान लीजिए आके बैठ गया, मतलब हायर वैलेंसी रिप्लेस्ड द लोअर वैलेंसी, हायर वैलेंसी ने लोअर वैलेंसी को रिप्लेस कर दिया। आप बताइए चार्ज अभी भी उतना ही है या नहीं? दो पॉजिटिव चार्ज बाहर निकले, उसके बदले एक कॉपर +2 आया लेकिन दो पॉजिटिव चार्ज के साथ आया, क्योंकि दोनों कॉपर जो बाहर निकला वहां सिंगल पॉजिटिव चार्ज था, और अब जो यहां पर अंदर आया उस पे एक ही पर दो पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो अभी भी बिल्कुल मेंटेन्ड है, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव है। लेकिन फिर देखिए आप कि यहां पर कॉपर आयंस अब कम हो गए हैं। कॉपर आयन और ब्रोमाइड आयन का जो रेशियो था वो 6:6 का था पहले, अब कॉपर आयन 5 हो गया है। और हालांकि इस 5 के अंदर +1 वाला भी है और +2 वाला भी है, लेकिन मेरे कहने का ये मतलब है कि कॉपर कम हुआ है या नहीं, मेटल कम हुआ है। तो मेटल यहाँ पे कम हो गए हैं, इसलिए इस डिफेक्ट को क्या कहा जाएगा? मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। और ये नॉन स्टोइकियोमेट्री फिर से, क्योंकि फॉर्मूला में चेंज आ जाएगा, केमिकल फॉर्मूला में, तो ये अपना नॉन स्टोइकियोमेट्री डिफेक्ट। एक और एग्जांपल आपको लेके समझाते हैं कि आपको समझ में आ गया ना कैसे हायर वैलेंसी लोअर वैलेंसी। एक और एग्जांपल लेते हैं और उस पर आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी क्या पूछ सकता है वो भी आपको बताते हैं, ठीक है? इस बार हम आयरन ऑक्साइड की बात करते हैं, FeO। एक लैटिस बनाया जाए, Fe+2 ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड आयरन। ये हमने बना लिया एक लैटिस। अब इसमें आ गया डिफेक्ट, दो जो है ना यहां से गायब हो गए। मान लो ये +2 वाला, ये +2 वाला और ये भी +2 वाला, तीनों गायब। देखो यहां वैकेंट, यहां वैकेंट और यहां भी वैकेंट। कितने पॉजिटिव चार्ज बाहर निकले? 3Fe+2 हम निकाल दिए बाहर, तो मतलब 6 पॉजिटिव चार्ज बाहर निकल गया। और जैसा कि हम लोगों को पता है कि आयरन +2 वाला भी होता है और आयरन +3 वाला भी होता है, हायर वैलेंसी है ना, आयरन +2 आयरन +3। तो इन तीनों में से मान लीजिए यहां पर आयरन +3 और यहां पर आ गया आयरन +3। तो पहले आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो 6 और 6 का था, अभी ये 5 और ये अभी भी 6 है। तो तुम देखो इस डिफेक्ट को किस कैटेगरी में रखेंगे, सोच के देखो। नॉन स्टोइकियोमेट्री होगा या स्टोइकियोमेट्री? डेफिनेटली फॉर्मूला में चेंज आएगा। दूसरी बात, मेटल आयंस कम हो गए हैं, नंबर ऑफ मेटल आयंस तो कम हो गया, चार्ज बराबर है, जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव, लेकिन अभी मेटल आयंस कम हो गए। तो मेटल आयंस कम होने का क्या मतलब है कि मेटल डेफिशिएंट हो गया, मतलब मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट हम इसको कहेंगे। यही अपना मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब यहां पर किस तरीके का क्वेश्चन अराइज होता है वो भी आप समझो। देखो मान लो एक क्वेश्चन, Fe0.96O ये कंपाउंड है, और Fe0.96O देख के आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें डिफेक्ट आ चुका है, क्योंकि FeO फॉर्मूला होता है आयरन ऑक्साइड का अपना, ये जनरल फॉर्मूला 1:1 का रेशियो, क्योंकि पहले आप देखे थे जितना +2 उतना -2, ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। और आपसे ये पूछा जा रहा है, बहुत तरह के क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं कि फाइंड रेशियो Fe+3 to Fe+2, मतलब आयरन +3 और आयरन +2 का क्या रेशियो इस कंपाउंड में वो आप निकालो। या आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड परसेंटेज ऑफ Fe+2 आयंस, या आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड परसेंटेज ऑफ
Fe+3 आयंस, ये भी पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। तो एक बनाते ही इससे सब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले ये समझ लो कि मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंसी क्या होती है। और मेटल डेफिशिएंसी क्या होती है, मतलब हायर वैलेंसी ने फिर एक बार रिप्लेस कर दिया किसको, तो लोअर वैलेंसी को, इसलिए चार्ज जो है अभी भी बराबर है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिल्कुल मेंटेन है। क्यों मेंटेन है, क्योंकि जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव। अभी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन है, बट नंबर ऑफ मेटल आयंस कम हो गए हैं, इसलिए हम किस कैटेगरी में रखेंगे, मेटल डेफिशिएंसी। अब चलिए क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए Fe और O ये 0.96 और ये 1, फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी 1, यही क्वेश्चन में गिवन है कि इनका रेशियो ऐसा है, ठीक है। तो अगर इसको 100 से इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो ये 96 होगा, ये कितना होगा 100, ऐसा रेशियो बनेगा दोनों का। मतलब कि अगर आयरन के 96 टोटल आयंस है, चाहे वो +2 वाले हो चाहे +3 वाले हो, तो ऑक्सीजन के कितने आयंस हैं 100। और जैसा कि हमें पता है कि टोटल नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होती है, मतलब जितना पॉजिटिव चार्ज उतना ही नेगेटिव चार्ज। एक ऑक्सीजन पर कितना नेगेटिव चार्ज, तो -2 है सब पर, ऑक्साइड पर, तो टोटल नेगेटिव चार्ज इज 100 × 2, मतलब कितना 200। तो डेफिनेटली टोटल पॉजिटिव चार्ज भी कितना होगा 200। एक ऑक्साइड पर -2 चार्ज, 100 ऑक्साइड पर 200 चार्ज, तो 200 नेगेटिव चार्ज, तो 200 होंगे पॉजिटिव चार्ज भी। अब आप मान लो कि इसमें आयरन +2 वाले भी हैं और आयरन +3 वाले भी हैं, तो ये हमने मान लिया आयरन +3 वाले X हैं, तो ये कितने होंगे, डेफिनेटली 96 - X होंगे, क्योंकि टोटल आयरन के कितने आयंस हैं 96। तो X अगर +3 वाले हैं तो 96 - X +2 वाले हैं, क्योंकि टोटल 96 है। अब एक आयरन +3 पर कितना चार्ज है, +3, Fe+3 पर एक पर कितना चार्ज है +3, तो अगर इसके X आयंस हैं तो टोटल चार्ज कितना होगा 3x। एक पर +2 चार्ज, तो इतना पर कितना चार्ज, तो 2 × 96 - X, और दोनों को अगर आप जोड़ दें तो ये क्या बनेगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज। फिर से रिपीट कर रहे हैं, Fe+3 एक पर +3 चार्ज, तो इसके X आयंस हैं, तो टोटल कितना पॉजिटिव चार्ज +3 वाला 3x चार्ज। एक आयरन +2 पर +2 चार्ज, तो 96 - X आयंस अगर ऐसे हैं तो सब पर +2 चार्ज है, तो टोटल चार्ज 2 × 96 - X, और ये हो गया टोटल पॉजिटिव चार्ज। और टोटल नेगेटिव चार्ज कितना है हमारा 200। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी तो मेंटेन होती है, मतलब जितना पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव, तो हम इसको किससे इक्वेट कर सकते हैं 200 से, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज में टोटल कितना होगा 200। अब आप इसको सॉल्व कीजिए और X की वैल्यू फाइंड कीजिए। सॉल्व करें तो क्या होगा 96 12 192 -2x + 3x = 200। तो 3x - 2x क्या हो जाएगा x, और इसको उधर भेजो हो जाएगा 8, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8। तो हमें पता चल गया कि जो आयरन +3 आयंस हैं वो कितने हैं 8। तो आयरन +2 कितने हैं 96 - 8 दैट इज 88। तो ये पता चल गया हमें कि Fe+3 आयंस 8 है टोटल, तो आयरन +2 भी हमने निकाला 88। अब आपसे अगर पहला वाला क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट वाला, तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, Fe+3 वाले को ऊपर रखें आप 8:88, मतलब 1:11। Fe+3, इसको हटा देते हैं, ये तो आपको समझ में आ गया। Fe+3 Fe+2 क्या होगा आंसर 1:11। सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखें, परसेंटेज ऑफ Fe+2 आयंस, तो +2 वाले कितने हैं, परसेंटेज ऑफ Fe+2, +2 वाले को ऊपर रखेंगे, टोटल को नीचे रखेंगे इंटू 100। यहां से क्या निकल जाएगा कि आयरन +2 का परसेंटेज कितना है। अगर आपको आयरन +3 का जानना है तो आप ऊपर 8 रखोगे, नीचे 96 इंटू 100, कि टोटल आयरन में से कितने आयरन +2 वाले हैं, टोटल आयरन में से कितने आयरन +3 वाले हैं। समझ में आ रहा बात आपको, कि टोटल आयरन में से
कितने +2 वाले हैं, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ये हमारा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का पूरा डिटेल, और इस पे आने वाला एक छोटा सा न्यूमेरिकल। ठीक है, अब आपको यहाँ पर एक और डिफेक्ट है, छोटा सा लास्ट पॉइंट हमारा डिफेक्ट का, वो भी आपको बता देते हैं, दैट इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट, और उसके बाद हमारे डिफेक्ट ऑफ सॉलिड का टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से यहाँ वैकेंट हुआ, यहाँ वैकेंट हुआ, यहाँ भी वैकेंट हुआ, है ना, और दो जगह पर +3 वाले आ गए, चार्ज मीटिंग। तो आप इसको एक बार राउंड अप कीजिए, एक बार पढ़िए, और आपको हम अभी बताते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, चलिए इसको राउंड अप कीजिए। चलिए अब थर्ड टाइप का जो लास्ट डिफेक्ट है, जल्दी से उसको भी समझ लेते हैं। थर्ड टाइप का डिफेक्ट हमारा कौन सा है? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। दो हमने देख लिए ना, स्टोइकियोमेट्री और नॉन स्टोइकियोमेट्री पूरा क्लियर है। इसका एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट भी इसको हम लोग कह सकते हैं, एक्सट्रिंसिक डिफेक्ट। और जब नाम में यहाँ इम्प्योरिटी आ रहा है, इसलिए पता चल जा रहा होगा कि ये डिफेक्ट इम्प्योरिटी मिलाने के बाद आता है। जैसे आप अगर समझो कि NaCl में हमने SrCl2 डोप किया, मतलब मिलाया। जैसे ये मोनोवेलेंट कैटायन है, Na+ कैसा कैटायन है? मोनोवेलेंट, और Sr+2 मतलब स्ट्रोंशियम क्लोराइड में जो Sr+2 है, ये डाइवेलेंट कैटायन है। तो जब हम NaCl को मोल्टेन जोन में लेके जाते हैं, आप ऐसा समझो कि मान लो ये Na+, Cl-, Na+, Cl-, Cl-, Na+, एक क्रिस्टल बना रहे हैं, फिर आपको समझा देंगे। छोटा बनाना है ना, पॉजिटिव चार्ज, कैटायन छोटा होता है ना, इसलिए छोटा बनाना। ये मान लो क्रिस्टल है, ठीक है, ये क्रिस्टल हमारा NaCl का, और इसको हम टेम्परेचर हाई करके इसको मोल्टेन जोन में लेके गए। मोल्टेन जोन 660 से अराउंड 1070 केल्विन के बीच में जब ये मोल्टेन जोन में गया, 660 से लेकर के अप्रॉक्स 1070 केल्विन के बीच में, तो आप देखो कि जब हम इसको मोल्टेन जोन में लेकर के जाएंगे, मोल्टेन जोन में लेके जाएंगे, तो मोल्टेन जोन में जब हम इसके अंदर स्ट्रोंशियम क्लोराइड हमने डॉप कराया, तो क्या होगा डॉप करने पर? जब हमने इसमें इम्प्योरिटी मिलाई बाहर से, तो ये सपोज Na+ यहाँ से गायब और एक Na+ यहाँ से भी गायब। ये एक मोनोवेलेंट कैटायन है, और इसमें हमने क्या डॉप कराया? SrCl2। तो अब यहाँ पर ये होगा कि एक Sr+2 आके मान लो यहाँ पर बैठ गया, ठीक है। तो अब तुम देखो कि इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी अभी भी मेंटेन है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज पहले था, हम कैसे कह रहे हैं कि 2Na+ इज रिप्लेस्ड बाय 1 Sr+2। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि दो बार जो Na+ है उसको एक Sr+2 ने क्या कर दिया? रिप्लेस कर दिया। तो यहां पर फिर से वैकेंसी हो गया है, तो ये हमारा पॉइंट डिफेक्ट फिर से बन चुका है। लेकिन ये पॉइंट डिफेक्ट क्यों बना? क्योंकि हमने अपने तरफ से इम्प्योरिटी ऐड की, इसलिए इस डिफेक्ट का क्या नाम हो गया? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक, ऐसा ही एग्जांपल तुम ये ले सकते हो कि AgCl के साथ जब कैडमियम क्लोराइड को डोप किया जाए, फिर यहाँ Ag+ जो है वो मोनोवेलेंट है, और कैडमियम क्लोराइड में जो Cd+2 है ये डाइवेलेंट है। फिर वही देखने को मिलेगा कि AgCl के क्रिस्टल में Cd+2 जाके बैठ जाएगा, 2 Ag+ गायब, उसकी जगह एक Cd+2 बैठ गया। तो ये हमने बाहर से जो कंपाउंड मिक्स किया, यहाँ पर जो हमने फ्यूजन कराया है, तो उस रीजन से यहाँ पर क्या हुआ कि इम्प्योरिटी आ गई सॉलिड के अंदर, और साथ साथ वैकेंसी भी आ गई, है ना। इसलिए डिफेक्ट का एक स्पेशल नाम क्या रखा गया? इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो इतना ही है डिफेक्ट ऑफ सॉलिड के अंदर, सारा टॉपिक मैंने आपको बताया। बहुत आराम से वीडियो को देखिए, और बार बार जब भी आपको टॉपिक को समझाया जा रहा है, तो उसके बाद आप उसका नोट्स एक बार पढ़िए जरूर अपने से कि हाँ आपको क्या लिखा हुआ है, वो चीज़ें एक बार आप मेमोराइज करने की कोशिश करें। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, ठीक है। ओके, थैंक यू।